हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक आपकी स्टडी से रिलेटेड है, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो अब अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये टॉपिक है लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड। लर्निंग प्रोसेस, हम जब भी लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें आउटकम की बात जरूर की जाती है। और लर्निंग प्रोसेस में बेसिकली तीन टाइप के स्टूडेंट देखे जाते हैं। तीन टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्लो लर्नर होते हैं जिन्हें बहुत धीरे 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 समझ आता है। दूसरे फास्ट लर्नर जिन्हें एकदम से चीजें समझ आ जाती हैं। और तीसरे होते हैं आपके जिन्हें नर्ड कहा जाता है या फिर पढ़ाकू। ये तीन टाइप के ही स्टूडेंट होते हैं बेसिकली। इसमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपको इस चीज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको अपनी लर्निंग क्वालिटी का पता नहीं होगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, तब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी कभी भी निर्धारित नहीं कर पाएंगे, कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको किस प्रकार की प्लानिंग अडॉप्ट करनी है अपने लर्निंग में। देखिए, स्लो लर्नर का मतलब ये नहीं होता है कि वो डफर है या फिर उसको कुछ नहीं आता है। स्लो लर्नर का मतलब होता है ऐसा स्टूडेंट जिसको धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली। से धीरे 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 वो चलता है लेकिन मंजिल पे वो पहुंच जाता है। वैसे ही खरगोश, अब खरगोश का मतलब ये नहीं है कि खरगोश सो गया और कछुआ जीत गया, वो वाली बात यहाँ पे नहीं है। कि खरगोश क्या है, वो जल्दी 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 क्विक स्टेप वो लेता है और वो अपने मंजिल पे जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है। और तीसरे जो पढ़ाकू टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बस पढ़ते रहते हैं। इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के टॉपर्स ये हो सकते हैं। इन लोगों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ये पढ़ते रहते हैं चीज़ों को। नॉर्मल स्टूडेंट अगर एक साल के अंदर 2 या 4 बुक पढ़ता है तो ये 8-10 बुक पढ़ लेते हैं। अब सक्सेस रेशो कहाँ पे है, सक्सेस रेट कहाँ पे ज़्यादा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब हम स्लो लर्नर की बात करते हैं, आज का ये जो टाइम है ये कंपटीशन का टाइम है। स्लो लर्नर को अगर अचीवमेंट प्राप्त करनी है तो स्लो लर्नर को क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा। एक जो फास्ट लर्नर है वो दिन में अगर 50 पेजेस पढ़ रहा है और एक जो स्लो लर्नर है वो 5 ही पेजेस पढ़ रहा है, तो 10 दिन का फर्क पड़ जाता है। एक दिन के अंदर 10 दिन का फर्क पड़ जाता है दो कॉम्पिटिटर के अंदर। बट ये चेंज भी तो नहीं हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि आप स्लो लर्नर से फास्ट लर्नर में चले जाओ, आप कछुए हैं, कछुए से खरगोश बन जाओ। ये हमारा जो ये ब्रेन की ट्रेनिंग है ये बचपन से हुई है। तो ये पॉसिबल तो एकदम से पॉसिबल नहीं है कि आप स्लो लर्नर से फास्ट लर्नर हो जाओ, ये एकदम से पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें कि हम अपना जो गोल है उसे अचीव करें। क्या हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर अपनी प्लानिंग जो हमारी है, जो रणनीति है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। अब देखिए कितना फर्क पड़ेगा। एक जो फास्ट लर्नर है वो 6 महीने के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेगा और एक स्लो लर्नर है उसको कम से कम 1.5 या 2 साल उसको लग जाएंगे। गारंटी ये है, फास्ट लर्नर ने जो 6 महीने में पढ़ा है और स्लो लर्नर ने जो 2 साल के अंदर पढ़ा है, दोनों ही सक्सेस हो जाएंगे। बट जब हम देखते हैं एक्चुअल रियलिटी, जब हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पे, जब हम देखते हैं तो जो फास्ट लर्नर होते हैं उनकी जो सक्सेस की रेट है, उनके जो सफलता की जो दर आप कह सकते हैं वो कम है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है, फास्ट लर्नर चीजों को जल्दी 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 पढ़ तो लेता है, उसे वो समझ भी आ जाता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उसको वो नजरअंदाज कर जाता है और वही छोटे छोटे पॉइंट्स अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
अब स्लो लर्नर जो होता है, जैसे कछुआ होता है, कछुआ कैसे चलता है, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, तो उसके स्टेप्स भी ज्यादा रहेंगे, एक एक लाइन एक एक वर्ड को वो ढंग से पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली उसने हर एक पॉइंट को टच किया। फास्ट लर्नर ने सीधा खोला, लाइक ये लिबर्टी को वो पढ़ रहा है, उसने लिबर्टी खोली, अरे मुझे पता है लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी का मीनिंग क्या है, लिबर्टी की डेफिनेशंस क्या है, वो सब कुछ उसने पढ़ लिया। ठीक है, तो उसको हालांकि ये पता है कि हाँ मुझे ये पता है, लेकिन उसके अंदर वो नहीं जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक आपका जो कछुआ होता है वो उसके काफ़ी छोटे छोटे स्टेप होते हैं, तो लगभग ज़्यादा उसके स्टेप्स रहेंगे और ज़्यादा जगह वो कवर करेगा। जो खरगोश होता है वो छलांगे मारेगा आगे से आगे आगे से आगे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और तीसरे जो पढ़ाकू टाइप के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, एक्सेसिव वो पढ़ लेते हैं, बहुत इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और इतना ज़्यादा उन्होंने पढ़ लिया जो उनके काम का भी नहीं था, और वो भी उन्होंने पढ़ लिया जो काम का भी था, जो काम का नहीं था वो भी पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जो पढ़ाकू होते हैं इनको चीता कह सकते हैं। ठीक है, इनको चीता कह सकते हैं आप। चीता का क्या होता है, चीता सबसे लंबी छलांगे मारता है। अब एक स्लो लर्नर पूरे 1.5-2 साल के अंदर जो सिलेबस कवर कर सकता था, ये आपके जो पढ़ाकू होते हैं ये 3 या 4 महीने में कंप्लीट करके आराम से बैठ जाएंगे। और जब रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट में अक्सर वही आदमी जीतता है, वही आदमी सफल होता है जिसने बहुत ही बारीकी से चीजों को समझा है। ठीक है, तो यहां पे आप ये बिल्कुल भी मत समझे कि स्लो लर्नर है तो आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है या फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे, ये रहेगा कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अब जो फास्ट लर्नर होते हैं उनकी सक्सेस रेट क्यों कम है, कम इसलिए है क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते। और फास्ट लर्नर का अक्सर ये देखा गया है कि वो 6 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, पेपर देते हैं, पेपर में उनके कम मार्क्स आते हैं, कुछ नंबर से वो रह जाते हैं, अगली बार भी वो वही करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे, 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट, यही करेंगे। स्लो लर्नर का कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ये मैं आपको बताऊं, कभी भी वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो 60% या 70% ही सिलेबस को कवर कर पाते हैं और उसके बाद वो एग्जामिनेशन में बैठते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने वो काम नहीं करना है जिसे बोलते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना है। आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़ो। कोई बात नहीं, किसी आदमी को एक टॉपिक को समझने में 1 दिन लगता है, आपको 3 दिन लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी 6 महीने में कंप्लीट कर रहा है, आप 1.5 साल में। लेकिन ये सुनिश्चित आपका हो जाएगा अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, चीज़ों को बारीकी से आप समझते हैं, तो आपकी सक्सेस का ये डेफिनेट है कि 1.5 साल में आप सक्सेस हो जाएंगे। और जो पढ़ाकू होते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ लिए, उसके बाद भी वो सक्सेस नहीं होते हैं। अब इसके पीछे क्या कोई साइंस भी है? बिल्कुल इसके पीछे साइंस है, काफ़ी रिसर्चेज हुई है कि एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं और कौन कौन सी आपकी लर्निंग टेक्निक्स हैं जो कि आप पेपर 1 के अंदर पढ़ते ही या टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो इसकी काफ़ी विस्तृत रिसर्च हुई है। तो आपने एक बार अपने आप को एनालिसिस आपने कर लेना है कि आप किस श्रेणी के अंदर आते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं। जब आपको अपना पता लगेगा कि मैं स्लो लर्नर हूं, तो स्लो लर्नर को कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, फास्ट लर्नर को कौन सी अपनानी है। अब मैं जब अपनी बात करता हूं तो मैं खुद एक स्लो लर्नर रहा हूं। अब स्लो लर्नर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में बैठे होते हैं, ये अपने स्कूल टाइम की बात बताता हूं, क्लासरूम में बैठे होते थे, मैथ्स की हमारी क्लास चल रही होती थी। जब टीचर वो समझा रहे होते थे कोटेशन या फिर कुछ भी जो ट्रिक्स वगैरह कुछ भी समझा रहे होते थे, पहली एक लाइन समझ आ गई, दूसरी समझ आ गई, तीसरी भी समझ आ गई, लेकिन वो इतने थोड़े फास्ट तरीके से समझाने की कोशिश करते थे, नीचे का सब भूल गए, ऊपर का जो समझ आया था वो भी वॉश। ये होता है स्लो लर्नर। अब स्लो लर्नर को टीचिंग का जो मेथड रहता है वो बिल्कुल सिंपल रहता है। आराम से उन्हें समझाओ, एक बार पूछो आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, बच्चे यूजुअली हाँ में ही जवाब देंगे क्योंकि एक लाइन उनको समझ आ गई है। फिर दूसरी लाइन समझाओ, दूसरी लाइन भी समझा दी, उन्हें समझ आ गई डेफिनेटली।
फिर तीसरी लाइन समझाओ, उन्हें समझ आई या नहीं आई पूछो। अब ये 3 लाइनें समझाने के बाद आगे नहीं बढ़ना है, आपने दोबारा से रिविजिट करना है। पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी, तीसरी लाइन ये थी और चौथी लाइन ऐसे कनेक्ट होगी। ये होता है टीचिंग मेथड स्लो लर्नर के लिए। फास्ट लर्नर के लिए सिंपल होता है, हाँ ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इनको प्लस माइनस ये वो करके आपने उसका आंसर निकाल दिया तो फास्ट लर्नर को समझ आ गया। लेकिन स्लो लर्नर हमेशा पीछे छूट जाते हैं। एक टेक्निक ये भी अपनाई जाती है कि आगे दौड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा टीचर ने और जो फास्ट लर्नर है जल्दी से अपना हाथ खड़ा कर देगा, ठीक है, कि मुझे आता है। पीछे वाले सोच में ही रह जाते हैं कि इसका आंसर क्या है, मुझे तो नहीं पता, इसने इतना जल्दी निकाल दिया। स्लो लर्नर लगा रहेगा निकालने, लगा रहेगा, उतने में आंसर भी उसका दे दिया जाता है, फिर उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये स्लो लर्नर की एक क्वालिटी है। हालांकि वो अच्छा कर रहा होता है लेकिन उसको टाइम लगता है। सेम उसी तरीके से कई बार ट्यूबलाइट भी बोला जाता है, ठीक है। ट्यूबलाइट का क्या होता है, बटन दबाया 1 2 3 सेकंड में वो जल गई। फास्ट लर्नर बटन दबाया एलईडी बल्ब की तरह एकदम से वो जल गई, यानी उसको एकदम से चीज समझ आ गई। अब देखो आपको पेपर 1 भी क्वालिफाई करना है। पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लेने हैं, वैसे क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है आपके, लेकिन उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं। वैसे ही पेपर 2 में भी आपको अच्छे मार्क्स लेने पड़ते हैं। पेपर 1 के अंदर आपकी रीजनिंग रहती है, मैथमेटिक्स रहता है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन रहता है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, रिसर्च से, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ जाते हैं, हायर एजुकेशन आपको पता ही है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर आप स्लो लर्नर है और आपको थ्योरीज समझ आ जाती है, आप स्लो लर्नर है आपको थ्योरी समझ आ जाती है, या फिर आप फास्ट लर्नर है आपको सारी थ्योरीज पता है लेकिन जो फैक्ट है उसको आप भूल जाते हैं। और एग्जामिनेशन में तो रेशो बराबर रहता है। नेट की अगर हम बात करते हैं तो 60-40 का रेशो वहां पे देखने को मिलता है। वहां पे 60 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो कॉन्सेप्ट से रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके फैक्ट से रहेंगे। ये डेफिनेट है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। आपके स्टेटमेंट्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल है। आपका पैराग्राफ जो पूछा जाता है वहां से भी आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे डेफिनेट है कि दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप क्वालिफाई कर जाओगे, नहीं पॉसिबल है। और ऐसा भी नहीं है कि नेट का जो सिलेबस है वो डिफाइन है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। अगर आप खोल के देख लेंगे अपना सिलेबस के अंदर आपको मुसोलिनी कहीं भी नहीं दिखेंगे, हिटलर आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे उसमें, रॉबर्ट नोजिक भी नहीं है उसमें, F.A. हेयक भी नहीं है, रजनी कोठारी भी नहीं है, मायरन वीनर भी नहीं है, उसमें ऑस्टिन भी नहीं है, इवन उसमें आई थिंक बेंथम भी आपके सिलेबस में नहीं है। और वैसे ही जब हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी उसमें नहीं है, आपके उसमें दयानंद सरस्वती नहीं है नेट के सिलेबस में। और जब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि जो नेट का सिलेबस है, कोई ये किताब उठा लो, आप लक्ष्मीकांत उठा लो, या फिर आपने राजेश मिश्रा कहीं से उठा ली, या फिर किसी के नोट्स उठा लिए, चाहे मेरे ही नोट्स हैं, आपने किसी के नोट्स उठा लिए, वो पढ़ लिए और उसके बाद आप ये सोचने लग गए कि नहीं अब मैंने तो अच्छा पढ़ लिया है, अब मेरी क्वालिफिकेशन, अब मैं आराम से क्वालिफाई कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है उसके पीछे? अब देखिए, जितना रीजन मैंने अभी तक समझा है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर जब हम देखते हैं तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट में ही है। आप जब देखते हैं आपके सिलेबस के अंदर लिबरलिज्म लगा है, डेफिनेटली लिबरलिज्म लगा है लेकिन आपके सिलेबस में सीबी मैकफरसन नहीं लगा है,
लेकिन सीबी मैकफर्सन का जो स्वत्ववादी व्यक्तिवाद का विचार है, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, वो अक्सर पूछा जाता है। आपके सिलेबस में लिबरलिज्म लगा है, इसलिए सीबी मैकफर्सन से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके सिलेबस में लिबरलिज्म लगा है, रॉबर्ट ए डेहल से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके सिलेबस में लिबरलिज्म है, इसलिए हैरोल्ड लास्की से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके सिलेबस में शक्ति का सिद्धांत लगा है, इसलिए हैरोल्ड लासवेल से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके सिलेबस में पॉलिटिकल थ्योरीज लगी है, इसलिए सीले से क्वेश्चन आ जाते हैं, बार्कर से क्वेश्चन आ जाते हैं, गार्नर से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन यहां तक आपकी सोच पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि आप गाइड बुक उठा के बैठ जाते हैं और गाइड बुक के आधार पे आप अपनी नॉलेज को सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं, उसको आप अच्छी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? एक जो टीचर होता है, टीचर अगर आपको राजेश मिश्रा की किताब उठा के पढ़ाने लग जाए, तो क्या वो टीचर अच्छा काम कर रहा है? क्या अगर एक टीचर गाइड बुक उठा रहे हैं, प्रोफेसर नोट उठा के, लक्ष्मी के नोट्स उठा के आपके पास आ जाते हैं और जो उसमें लिखा हुआ है वो आपको समझा रहा है कि ये अच्छी चीज है? अक्सर यही हो रहा है। अगर आपने किसी गाइड बुक से बच्चे को पढ़ाना है, तो गाइड बुक तो एक बच्चा आराम से खुद खरीद के उसको पढ़ सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक टीचर की अंडरस्टैंडिंग में क्या कमी है? दोनों मास्टर लेवल के हैं, मास्टरी आपकी भी हुई है, मास्टरी उनकी भी हुई है। तो देखो, आपने अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको ऑल राउंड, या फिर आप बोल सकते हैं जितनी भी डायमेंशन किसी टॉपिक की होती है, सारी डायमेंशन को आपको समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की आपने वीडियो मेरी देखी होगी चैनल के अंदर। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में फॉर एग्जाम्पल प्लेटो को मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसका एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया है कि एक थिंकर को कैसे हम कंप्लीटली समझे। एक थिंकर जो होता है उसको कैसे हम कंप्लीटली समझ सकते हैं। सिंपल है, उसका फॉर्मूला बनाया है। किसी थिंकर, फॉर एग्जाम्पल मैं थिंकर हूं, मुझे आप समझना चाहते तो कैसे समझोगे? सबसे पहले बचपन, जन्म कहां पे हुआ, कैसी परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में जन्म हुआ, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक कैसी थी, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। ठीक है, उसके बाद उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर मेरी जो एजुकेशन हुई, उन परिस्थितियों के बारे में मैंने रिस्पॉन्ड कैसे किया। तो रिस्पॉन्ड डेफिनेटली उनके वर्क से आप देख सकते हैं, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो किताबें लिखी उससे पता लग जाता है, उन्होंने कोई थ्योरीज दी है उससे पता लग जाता है कि किस प्रकार का माइंडसेट है और किस सिचुएशन में इन्होंने थ्योरीज दी है। फिर उन थ्योरीज को भी समझना इंपॉर्टेंट है, उनका कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लगे हैं, लिबर्टी का लगा है, इक्वालिटी का लगा है, जस्टिस का लगा है, तो हर एक पॉलिटिकल थिंकर इन चीजों के ऊपर बात करता है। तो अगर आपने थिंकर को समझना है तो आपको कंप्लीटली समझना पड़ेगा। वैसे ही जब हम सिलेबस को पढ़ने की बात करते हैं या किसी टॉपिक को पढ़ने की बात करते हैं, तो उसको भी कंप्लीटली आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले कोई एक टॉपिक आप ले लीजिए, मार्क्सिज्म फॉर एग्जांपल। टॉपिक आपके सैकड़ों टॉपिक है जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं और आपको क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एक मार्क्सिज्म का टॉपिक हम लेते हैं, इसको हम कैसे समझें, कैसे पढ़ें? तो मार्क्सिज्म की सबसे पहले तो हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इतिहास क्या है मार्क्सवाद का, मार्क्सवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कार्ल मार्क्स तो मार्क्सवाद नहीं है, कार्ल मार्क्स तो एक विचारक है, लेकिन उसके आगे जो विचारक जुड़ते गए तो एक मार्क्सिज्म बन गया। तो देखिए, इसका जब भी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं मार्क्सिज्म का, तो मार्क्सिज्म बेसिकली उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमें पता लगा नकारात्मक उदारवाद था, वहां पे ओपन कंपटीशन था, वहां पे किसी भी प्रकार का कंट्रोल स्टेट का लोगों के ऊपर नहीं था। जो जितना कमाना चाहे कमा सकता है और राज्य उसके कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसे लेजर्स फेयर स्टेट कहा गया। राज्य का काम केवल पुलिस राज्य का काम था जो व्यवस्था बना के रखे। अब जब इस प्रकार की स्थिति किसी देश के अंदर होती है, किसी राज्य के अंदर होती है, तो वहां होगा क्या? पूंजीपति क्या करेंगे? मजदूरों का शोषण करेंगे। वो उनसे 16-16 घंटे काम लेंगे और पेट भरने के लिए उनको बस जितना उन्हें पेट भरने के लिए लगेगा उतना ही उनको पैसा देंगे। उससे क्या हुआ? लोगों की, मजदूरों की बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई, बहुत ही खराब स्थिति हो गई। फिर एक थिंकर कार्ल मार्क्स हुए,
और उन्होंने क्या किया, मजदूरों को इस शोषण से उबारने के लिए विचार देना शुरू कर दिया। उन्होंने आसपास की परिस्थितियां देखी, उस टाइम का पॉलिटिकल कल्चर देखा और उसके आधार पे उन्होंने एक थ्योरी दे दी। उन्होंने इतिहास के आधार पे भौतिकवादी व्याख्या करनी शुरू कर दी। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म वाला उन्होंने सिद्धांत दे दिया और उन्होंने एक स्टेजेस भी बताया कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है इस इतिहास का। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम देखते हैं आगे चल के उनके साथ एंजल जुड़ते हैं, दोनों मिलकर अपने विचार देते हैं। एंजल के बाद आपके आगे आप देखते हैं कई थिंकर जुड़े हैं, जैसे लेनिन हो गए, लेनिन के बाद स्टालिन हो गए, आपके माओ त्से तुंग हो गए। तो इन सभी के विचारों का जो संग्रह है वो मार्क्सिज्म है। लेकिन बात यहीं पे तो खत्म नहीं होती है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डेफिनेटली आ गया। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने दिया है वो क्या है, तो डेफिनेटली आपको पता है अतिरिक्त मूल्य यानी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं, पूंजीपति उसी चीज को 150 रुपए में बेचता है। 100 रुपए खर्च हुए, 150 में बेचा, ये जो 50 रुपए आपके बचते हैं यही अतिरिक्त मूल्य है। और ये इसी 50 रुपए से आगे नए कारखाने शुरू कर देता है पूंजीपति, और अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब इसके द्वारा होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आ गया। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किस किताब में दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि किस किताब में है ये। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया कि मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना किसने की। कॉन्सेप्ट तो क्लियर था। अगर आपने एम एन रॉय को नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि एम एन रॉय ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की। वैसे ही लेनिन की इंटरप्रिटेशन क्या है, तो यहां पे मैं सिंपली आपको यह बताना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट हर किसी के क्लियर हो जाते हैं, बार बार पढ़ने से डेफिनेटली हो जाते हैं, लेकिन फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और फैक्ट को कैसे कवर आपने करना है, पहले भी मैं कई वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूं। हालांकि कुछ लोगों को वो मिली हो या ना मिली हो, मेरे पेड कोर्स के अंदर हो, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो मैं यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूं। अब देखिए, इसका जो शॉर्टकट मेथड है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कार्ल मार्क्स का, मार्क्सिज्म। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। पहले पूछा जाएगा कि मार्क्सवाद में कौन कौन से विचारक जुड़े हुए हैं, तो आपने वो पूरे लिख लिए। अब कार्ल मार्क्स के साथ आगे क्रिटिकल मार्क्सिज्म भी है। आलोचनात्मक मार्क्सवाद क्या है वो आपको पता है। आलोचनात्मक मार्क्सवाद जिसने मार्क्स के विचारों की आलोचना की, ठीक है, मार्क्स ने जो विचार दिए थे उसकी उन्होंने आलोचना की और नए आधारों पे उनकी व्याख्या की। क्रिटिकल मार्क्सिज्म से क्वेश्चन आ जाएगा कि क्रिटिकल मार्क्सिज्म के साथ कौन कौन से चिंतक जुड़े हैं। हैबरमास हो गए आपके, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थिंकर है, और कई थिंकर इसमें, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्रिटिकल मार्क्सिज्म की उत्पत्ति किस दार्शनिक से हुई, आप फंस गए। कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है कि ग्रामशी क्रिटिकल मार्क्सिज्म के अग्रदूत माने जाते हैं, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। अब देखिए, आपकी किताब में या आपके जो नोट्स है उसमें सब कुछ है, लेकिन आपका नजरिया क्या है सोचने का। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं। आपने पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक में कार्ल मार्क्स को आप पढ़ रहे हैं, मार्क्सिज्म को आप पढ़ रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1805, 5 मई 1805। ये सिंपली मैं अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के आधार पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपने क्या है, एक वन लाइनर उसका बना दिया। एक लाइन में आपने लिख दिया कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ 5 मई 1805 को। दूसरी चीज, कार्ल मार्क्स का टाइम कहां से कहां तक है, ठीक है, कार्ल मार्क्स का टाइम कहां से कहां तक है, तो 1880s तक जब आप देखते हैं, 1805 से 1880, 82, 83 तक जब उनका टाइम रहता है, ठीक है, तो उसके बीच कौन कौन से इवेंट हुए वो आप लिख लीजिए। कौन कौन से इवेंट हुए वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको उसी किताब के अंदर पता लग जाएगा। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट। कार्ल मार्क्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक यंग मार्क्स, एक ओल्ड मार्क्स। यंग मार्क्स 1845 से पहले, 1845 से पहले उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी वो सारी आप वन लाइनर में लिख लो, 1, 2, 3, 4,
आप पूरे उसके वन लाइनर बना दो। उनकी किताबें उसको भी वन लाइनर में लिख लो, ये किताब है, ये दास कैपिटल है, ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कब प्रकाशित हुई, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज करो किसी थिंकर की किताबों को। ये कार्ल मार्क्स से कई बार आए हैं, अन्य चिंतकों से भी आ सकते हैं या थ्योरीज से भी आ सकते हैं कि पहले कौन सी थ्योरी आई, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरी नंबर पे कौन सी आई, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है उनके द्वारा दिए गए विचारों की। उनके द्वारा कौन कौन से विचार दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इतिहासवाद की व्याख्या करते हैं कार्ल मार्क्स के। ठीक है, इतिहासवाद में सबसे पहले प्रिमिटिव एज की बात करते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म जिसे कहा है। वैसे आगे चलकर क्या आ जाता है, कृषि युग आ जाता है, कृषक आ जाता है, पशुपालन वगैरह उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद आपका फ्यूडल एज आ जाती है, फ्यूडल एज के बाद आपका कैपिटलिज्म आ जाता है, और कैपिटलिज्म आप आगे चल के आपको पता है वो समाजवाद में, और समाजवाद आपका कम्युनिज्म में बदल जाता है। तो ये सारा वन लाइनर में आप लिख लो कि आपका जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है उसकी विशेषता क्या है, एक लाइन के अंदर। वैसे ही आपका फ्यूडलिज्म किस चीज के ऊपर निर्धारित है वो आपने लिख दिया। वैसे वैसे करके आपने सारी थ्योरीज के वन लाइनर बना दिए। फॉर एग्जांपल एक कार्ल मार्क्स की वीडियो मैंने अपलोड भी की है यूट्यूब पे, तो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण तथ्य, तो वो एक लेक्चर से निकल के बाहर आए हैं और क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट के ऊपर भी काम करो, और स्लो लर्नर के लिए बेसिकली वन लाइनर फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनको याद कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बताता हूं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि ये किस तरीके से वन लाइनर को पढ़ा जाता है, और अगर आप वन लाइनर लेना चाहते हैं तो आप वन लाइनर मेरे ले भी सकते हैं। और आपने अगर खुद के नोट्स बनाए हैं तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि आप वन लाइनर के नोट्स बना लो, और वो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम नोट्स पढ़ते हैं कंप्लीट नोट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक 2000 या 2500 पेजेस में हमने नोट्स बनाए हुए हैं, और जब रिवीजन की बारी आती है तो 2-2,500 आप लगभग एक महीने में अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। और जब उन्हीं को आप नोट्स को वन लाइनर में कन्वर्ट करते हैं, 200-300 पेजेस में वो होते हैं, तो उसको आराम से आप 10 या 15 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सजेशन देता हूँ, आपको एक तरीका बताता हूँ कि वन लाइनर को कैसे पढ़ते हैं। देखिए, वन लाइनर को पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और आपको ये डेफिनेटली हेल्प भी करेगा। तो ये पार्ट 6 है जो PDF आपके सामने में लेके आया हूँ। तो इससे पहले 5 पार्ट मैं ऑलरेडी आपके सामने लेके आया हूँ, और ये 6th पार्ट है। और इससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए, वन लाइनर को पढ़ने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो देखो आपकी जो नॉलेज होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन द सेंस कि हो सकता है ऐसे वन लाइनर आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। वही है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल में गए, आपकी नई एडमिशन हुई, वहां पे 50 बच्चे बैठे हुए हैं, आप क्लासरूम में एंटर होते हैं, आप एक को भी नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही आपको 10-15 दिन, एक महीना हो जाता है, तो आपकी जो नॉलेज में है 50 के 50 स्टूडेंट आ जाते हैं। 50 के 50 स्टूडेंट यानी लगभग सभी के नाम तो आपको एक साल में पता लग जाता है। एक साल जब आप उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, क्लास में इंटरेक्शन उनके साथ करते हैं, तो 50 के 50 स्टूडेंट का बिहेवियर भी आपको पता लग जाता है कि किस विचारधारा के है, या फिर किस तरीके का है, इसका व्यवहार कैसा है, लड़ाकू है, शांत है, बातचीत करने वाला है, कैसा है। तो आपको 50 के 50 स्टूडेंट के बारे में पता लग जाता है। उसमें से जो आपके नेचर का होता है वो आपका फ्रेंड भी बन जाता है। तो सिंपल ये फॉर्मूला आपके लर्निंग में भी यूज हो सकता है, और वो वन लाइनर मेथड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कैसे, अब यहां पे देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया है, KPS मेनन, ये इंडिया के एक राजदूत थे। हालांकि ये नॉलेज अभी आपको नहीं है, आप नए नए एंटर हुए हैं, इसलिए आपको वहां जाने की मैं सिफारिश नहीं करूंगा कि ये कौन थे क्या नहीं थे, वो आगे आपको इसका पता लग ही जाएगा। तो KPS मेनन कोरिया युद्ध संबंधी
संयुक्त राष्ट्र संघ कमीशन के अध्यक्ष चुने गए? संयुक्त राष्ट्र कमीशन के अध्यक्ष चुने गए। तो संयुक्त राष्ट्र, आपने पहली बार जो भी चीज पढ़नी है उसको अच्छे से समझ के पढ़ना है, आपने समझना है उसको, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का एक कमीशन बना था जिसने कि कोरिया युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए जो बना था, तो इसके ये पहले अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी रिपोर्ट में महाशक्तियों से कोरिया में हस्तक्षेप ना करने की अपील की। अब देखिए, एक स्लो लर्नर होता है, उसको ये अभी समझ नहीं आया होगा, हालांकि फास्ट लर्नर को अच्छे से समझ आ गया कि यहां पे कहना क्या चाहते हैं। यहां पे कोरिया युद्ध की बात हो रही है, तो कोरिया युद्ध क्यों हुआ था? उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, 1950 1945 में जापान हार गया था, जापान का इसके ऊपर कब्जा था, जापान पीछे हट गया। पीछे हटने के बाद क्या होता है? पीछे हटने के बाद अमेरिका चाहता है कि मैं कोरिया को अपने कंट्रोल में करूं और यूएसएसआर चाहता है कि मैं कंट्रोल में करूं, ठीक है। तो इस तरीके से कोरिया युद्ध शुरू हो जाता है। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब से यहाँ की पृष्ठभूमि रहती है, और 1955 के आसपास ये काफ़ी उग्र हो गया था। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र कमीशन बना था और उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? केपीएस मेनन, ठीक है। और इसने रिपोर्ट क्या दी? इसने रिपोर्ट दी कि जो महाशक्तियां हैं यूएसए और यूएसएसआर जो है, जो दो बड़े ब्लॉक है, वो दोनों ब्लॉक कोरिया युद्ध में हस्तक्षेप ना करे। अगर हस्तक्षेप किया तो भयानक स्थिति हो सकती है। तो ये अपील की थी केपीएस मेनन ने। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, यानी आप क्लासरूम में गए, आप एक आदमी से मिले, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी आपको याद रहेगा कि अच्छा उसका नाम क्या था, ठीक है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1963 में भारत और अमेरिका के मध्य अणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी के लिए के असैन्य उपयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक चीज आपके दिमाग में यहां पे क्लियर हो गई कि 1963 में इंडिया और अमेरिका के बीच एक एटॉमिक एनर्जी को लेके समझौता हुआ है, ठीक है, और इसका उपयोग असैन्य गतिविधियों के लिए होगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात यहां पे हो रही है, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं हो रही है। असैन्य का मतलब होता है जहां पे आप न्यूक्लियर पावर को, एटॉमिक एनर्जी को, या फिर न्यूक्लियर जो आपके सोर्सेज होते हैं, यूरेनियम वगैरह होते हैं, उनका प्रयोग जब आप असैन्य गतिविधियों के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, ऊर्जा के लिए करते हैं, बिजली बनाने के लिए करते हैं, उसे कहा जाता है असैन्य उपयोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन था? वर्ष 1963 में भारत और अमेरिका के बीच क्या होता है? एक एटॉमिक एनर्जी के लिए समझौता होता है। डन। अगला क्वेश्चन है, 1963 में मॉस्को, यूएसएसआर ने हिंद चीन सीमा में भारत का पक्ष रखा। अब देखिए, इसका सिर पैर का आपको पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये मैं बोलता हूं, अगर आपने अभी तक के 5000 क्वेश्चन पहले के पढ़े हैं तो इसको आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता है तो आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट का ही पता नहीं है तो रटने वाली बात यहां पे हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, 1963 में यहां पे देखिए, 1963 में ही इंडिया और अमेरिका के बीच समझौता होता है एटॉमिक एनर्जी को लेकर। अब दोनों के बीच होड़ लगी हुई थी, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच। यूएसएसआर को यह लगा कि इंडिया अमेरिका की ओर झुक रहा है, एटॉमिक एनर्जी के लिए भी इनके बीच तो हस्ताक्षर हो गए हैं, ठीक है। तो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक वॉर होता है, सभी को पता है, भारत चीन युद्ध होता है। और मॉस्को क्या है? मॉस्को यूएसएसआर की राजधानी थी। पॉलिट ब्यूरो आपने सुना होगा, सेंट्रल पॉलिट ब्यूरो जो यूएसएसआर का था वो मॉस्को में था, ठीक है। तो मॉस्को ने क्या बोला, जो इंडिया और चाइना की सीमा है इसमें भारत का पक्ष रखा गया यूएसएसआर के द्वारा यूएनओ के अंदर, और ये बोला गया कि इंडिया जो है, इंडिया बिल्कुल सही है, चाइना ने गलत किया, ताकि इंडिया को अपनी तरफ मिलाया जा सके, अपनी तरफ खींचा जा सके। डन। क्वेश्चन 3 क्लियर। नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी 2003
और इसके बारे में भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले 5000 क्वेश्चन में मिल गई होगी। ये यहाँ पे एक तरीके का फैक्ट है इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड, इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यह बोला गया है कि हम पहले किसी भी देश के ऊपर परमाणु हथियारों से हमला नहीं करेंगे, और ये 2003 में पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है, और पहली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो इंडिया की है 2003 में बनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 स्वतंत्रता से एक दिन पहले भारत में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 14 अगस्त क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान को आजादी मिली थी 14 अगस्त को, इंडिया को मिली 15 अगस्त को। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त को हुआ और भारत का 15 अगस्त को हुआ। तो 14 अगस्त को ही, आजादी से एक दिन पहले, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1945 में हो चुका था, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया था, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। इंडिया आजाद हो गया तो इंडिया को भी अपने परमाणु कार्यक्रमों पे काम करना था, इसलिए सबसे पहले क्या है, 14 अगस्त को ये परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। और लगभग 10 वर्ष बाद 1957 में भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। अब देखिए कार्यक्रम कब शुरुआत किया, कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ, 1947 में। और पहला जो ऊर्जा केंद्र है हमारा, फर्स्ट जो एनर्जी सेंटर जहां पे हमने विद्युत बनाना शुरू किया, उसका नाम रखा गया भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र, और इसकी स्थापना 10 वर्ष बाद हुई। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये फर्स्ट रीडिंग है और पहली रीडिंग में हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, समझ के उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हमारी जो सेकंड रीडिंग होगी वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। सेकंड रीडिंग, केपीएस मेनन, कोरिया युद्ध हुआ था 1955 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कमीशन बनाया था, एक आयोग बनाया था। उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केपीएस मेनन। और इन्होंने सिफारिश की, वो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सिफारिश क्या की, डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा। इन्होंने सिफारिश की थी कि महाशक्तियां बिल्कुल दूर रहे कोरिया मामले से। अब आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, आप अपनी आंखें बंद करके भी आंसर दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये यूजफुल है, अदरवाइज आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। आपके लिए अगले जो क्वेश्चन है, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1963 में भारत और अमेरिका के मध्य एक एटॉमिक एनर्जी को लेकर समझौता होता है। एटॉमिक एनर्जी किस पर्पज के लिए यूज होगी, या फिर ये समझौता किस पर्पज के लिए हुआ था? ये हुआ था असैन्य गतिविधियों के लिए, असैन्य गतिविधियों के लिए। आई होप आपको ये भी पता लग गया होगा, और आपको ये भी पता लग गया कि 1963 में भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 1963 में मॉस्को ने भारत का पक्ष किस मामले में रखा था? इंडिया चाइना बॉर्डर इशू के मामले में। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, भारत ने नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी कब अडॉप्ट की? ये 2003 में अडॉप्ट की। एडिशनल पॉइंट इसमें जोड़ दे तो भारत का जो पोखरण टेस्ट था, पोखरण परीक्षण था, वो 1974 में पहला हुआ था, दूसरा 1998 में हुआ। 98 से लेकर 2003 तक लगभग 5 साल बाद ये हमारा डॉक्ट्रिन बनी थी। तो कब हुआ? 2003। डेफिनेटली आपको क्लियर है। अगला, 14 अगस्त 1947 स्वतंत्रता से एक दिन पहले होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? यह था भारत का परमाणु कार्यक्रम। और 10 साल बाद किस केंद्र की स्थापना की गई थी? यह की गई थी भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना। तो दोस्तों ये एक तरीका है। अब हमने 2 रीडिंग यहां पे मान ली। अब जो हमारी तीसरी रीडिंग रहेगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यह है, केपीएस मेनन कौन थे? अगर आपको यह याद हो गया, केपीएस मेनन संयुक्त राष्ट्र ने जो एक आयोग बनाया था कोरिया युद्ध से रिलेटेड, ठीक है, उसके ये अध्यक्ष थे। अगर आपको ये याद हो गया है
साथ ही इनकी सिफारिश भी अगर आपको याद हो गई है तो उसको आप रेड पेन से टिक कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको ज्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच एटॉमिक एनर्जी को लेकर कब हस्ताक्षर हुए? अगर आपको ये याद हो गया कि 1963 में हुए, रेड पेन से इसको भी टिक कर लीजिए। अगला, 1963 में मॉस्को ने भारत के किस मामले में भारत का सहयोग दिया? तो इंडिया चाइना बॉर्डर पर। और इसी तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चंस याद होते गए हैं, उन्हें रेड पेन से टिक कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हुआ उनको ब्लैंक रहने दीजिए। फॉर एग्जांपल, हमने नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी हमें याद नहीं हुई, हम भूल गए, इसको टिक नहीं करना है रेड पेन से। इसके लिए चौथी रीडिंग और माननी है आपने। चौथी रीडिंग में अगर आपको याद हो गया ठीक है, नहीं याद हुआ आप एक अलग से अपना कॉपी लीजिए और कॉपी के ऊपर इसको आप लिख लीजिए नो फर्स्ट, जो भी आपका ये क्वेश्चन है उसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। और ऐसे ऐसे करके डेफिनेटली आपके 6000 क्वेश्चन जो हमारे वन लाइनर है, 6000 क्वेश्चंस में से कम आपके 6000 में से कम 1000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको जल्दी जल्दी याद नहीं हो रहे होंगे या आप उनको भूल रहे होंगे। ये 1000 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के लेवल के हैं, ये वो क्वेश्चन है जो कभी रिपीट नहीं होंगे। ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं जो आपको याद नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आपको, अब इसको पत्थर की लकीर मान के आप चलिए कि इन 1000 क्वेश्चन को आपको बाय हुक बाय क्रुक किसी भी हाल में आपको इन्हें याद करना है। इन क्वेश्चन को आप रट के याद करो, लिख के याद करो, समझ के याद करो, जैसे मर्जी याद करो। इन 1000 क्वेश्चन को आपने कॉपी के ऊपर लिखकर याद करना है। और मैं ये गारंटी आपको देता हूं, अगर आपने ये 6000 क्वेश्चन पढ़ लिए, ये दिखने में 6000 क्वेश्चन लग रहे हैं, ये दिखने में 6000 लग रहे हैं, लेकिन इन 6000 के साथ कॉन्टेक्स्ट, आगे से आगे कॉन्टेक्स्ट जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन से आप यहां पे देख रहे हैं, जैसे वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2017 के अनुसार परमाणु रिएक्टरों की संख्या के मामले भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ये एक वन लाइनर है, यहां से एक क्वेश्चन निकल गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखिए, इसी में निकल रहा है, भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक 14.6 गीगावाट बिजली उत्पादन करेगा। यह आपका दूसरा क्वेश्चन यहां पे निकल गया कि भारत का लक्ष्य क्या है 2024 तक का, 14.6 गीगावाट का। जबकि 2032, ये तीसरा क्वेश्चन है, 2032 तक बिजली उत्पादन की जो क्षमता हमारी है ये कितनी हो जाएगी, 63 गीगावाट। और ऐसे क्वेश्चन आपको आगे कई मिल जाएंगे कि एक वन लाइनर से कम 5 6 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन को अगर आप मान के चलते हैं तो 6 या 18, लगभग 18,000 क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं। और 18,000 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आपने वन लाइनर को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जो फैक्चुअल पार्ट है उसमें आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। इससे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और वीडियोज भी आपको मिल जाएगी। इससे रिलेटेड वीडियोज आपको क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ ये काफ़ी मुश्किल से और काफ़ी मेहनत से मैंने बनाई है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ को भी ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, माऊ माऊ रिबेलियन इन केन्या, ये क्या है? इसके बारे में कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ये कब हुआ, क्योंकि कई बार सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे यहां पे देखिए, ऑपरेशन वुडरोज क्या था? ऑपरेशन वुडरोज क्या था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा पंजाब में व्यापक सार्वजनिक विरोध के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए एक सैन्य अभियान का नाम था। और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जून से सितंबर तक ये चला था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप कोई किताब उठा के देख लो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की किताब उठा के देख लो, तो आपको ये फैक्ट नहीं मिलेंगे। आप कोई भी अच्छे से अच्छी किताब उठा के देख लो, एक जगह पे आपको ये फैक्ट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये जो वन लाइनर बने हुए हैं ये किताब से नहीं बने हुए। बहुत सारी किताबें, कम से कम ये मान के चलो आप 100 से 150 किताबों का यहाँ पे मटेरियल आपको मिलेगा।
और इसमें जितनी भी मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी वो तो आपको मिलेगी, साथ में किताबों से जहाँ जहाँ से फैक्ट मिले हैं वो सारे उठा के इसमें डाल दिए गए हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन आपके लिए है। इसमें यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये सारे ऑपरेशन दिए हैं, ऑपरेशन पोलो या फिर आपका ऑपरेशन ऑल आउट, एक ऑपरेशन ऑल आउट ग्लिचर है, ये दूसरा है ऑपरेशन पाइथन। तो कम से कम थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेशन तलवार क्या है, ऑपरेशन सुकून क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चन है और बाकी के अगर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप दूसरे 5000 क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वन लाइनर की पीडीएफ है और डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।